हेलो दोस्तों। तो आज की फाउंडेशन ऑफ द नेशन करंट अफेयर्स में हम शुरुआत करते हैं। 7 जुलाई है आज और आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के आर्टिकल्स का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया चाइना। बहुत सिंपल सी बात करें, वो कहने चाइना जो है वो कहीं ना कहीं राइज कर रही है एंड नाउ इट वांट्स टू टॉक अबाउट चाइनीज सेंचुरी दैन एशियन सेंचुरी। नाउ चाइना डजंट वांट टू बी कॉल्ड एक बहुत बड़ी एशियन पावर, रादर चाइना चाहती है कि अपने आप में उनका दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़े। अगर आप दूसरा एक आर्टिकल देखोगे तो दैट ऑल्सो सेज द सेम थिंग कि चाइना जो है कहीं ना कहीं अपना जो अग्रेशन है वो दिखा रहा है। चाइना जो है अपनी प्रेजेंस को दिखा रहा है। तो द चाइनीज चैलेंजेस है टू स्टे। ये जो प्रेजेंस की बात है ये बहुत ही समय तक रहेगी। तो कुछ काउंटर मेजर्स हैं जो इंडिया के लिए पर्टिकुलर आर्टिकल सजेस्ट करता है कि आप क्या कर सकते हो टू काउंटर दीज चाइनीज इन्फ्लुएंस। एक और बहुत अच्छा आर्टिकल था विच सेड कि ICMR ने कहा था कि हम अगस्त 15 तक एक कोरोना के लिए एक मेडिसिन की बात करेंगे। लेकिन क्या ये सही है? क्या इतनी जल्दी इसी तरह की मेडिसिन के आने की पॉसिबिलिटी है, या ये ब्यूरोक्रेसी सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर रही है सो दैट कहीं ना कहीं उनकी सुप्रीमेसी की बात हो? ठीक है, तो इसको भी समझते हैं कि क्या ब्यूरोक्रेसी सही है या साइंस पे जाना सही है। तो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी वर्सेस साइंस की एक छोटी सी डिबेट है जिसकी हम बात करेंगे। देन देयर वाज अ आर्टिकल, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। ये कह रहे हैं कि आजकल फ्यूल्स पे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, सब्सिडीज जो है ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम हो रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऑल्दो हो सकता है आपको लगे कि ये चीज़ सही नहीं है, बट लॉन्ग रन में इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी एंड द आर्टिकल टॉक्स अबाउट हाउ। देन दिस इज आर्टिकल कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात हो रही है रेलवेज में। ठीक है, लेकिन किस तरह से होनी चाहिए? क्या रेलवे इसके लिए तैयार है? रेलवे को क्या चेंजेस करने चाहिए सो दैट प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है रेलवेज में और भी अच्छी उभर के आए? इसके बारे में कुछ डिस्कशंस हैं। देन बहुत ही ज़्यादा कल और आज में न्यूज़ में रहा है कि क्या कोरोना वायरस जो है ये एयरबॉर्न भी है। इसके बारे में भी टेक्निकलिटी समझेंगे। एंड द लास्ट थिंग कि ऐसे बहुत से लॉज है ना, CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, जिनको कहीं ना कहीं रिवाइज करना चाहिए। इसके बारे में भी एक डिस्कशन पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कहती है चाइना के बारे में कि चाइना जो है एशिया की पावर नहीं कहलाना चाहती, रादर अब दे वांट टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज चाइनीज पावर, रादर एशियन सेंचुरी से ज़्यादा वो खुद को चाइनीज सेंचुरी कहलाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा एजेंडा है कि मान लीजिए कि अगर हम एशिया और उसके आसपास की कंट्रीज़ को देखें, या रादर चाइना और उसके आसपास के नेबर्स को देखें, तो कहीं ना कहीं चाइना पावरफुल है अपने बाकी एशियन नेबर्स से, राइट। तो टेक्निकली एशिया की यूनिटी की अब उन्हें ज़रूरत ही नहीं। हमेशा से अगर आप न्यूज़ चैनल्स पे देखो या आर्टिकल्स पढ़ो तो यही बात होती है कि US या वेस्ट को काउंटर करने के लिए पूरे एशिया को यूनाइट होने की ज़रूरत है। बट द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर चाइना हैज़ नाउ, चाइना डजंट वांट टू बी एन एशियन पावर। चाइना कहीं ना कहीं ये चाहता है कि एशियन यूनिटी ना हो, रादर चाइनीज वुड शुड बी एट द टॉप एंड एवरीबडी शुड बी अंडर देम। चाइना कहीं ना कहीं डोमिनेट करना चाहता है इस रीजन को। तो चाइना कहीं ना कहीं अपने सभी एक्शन से इन चीज़ों को दर्शा रहा है। तो बेसिकली जो एजेंडा पहले एशियन यूनिटी था, अब वो क्या है? अब चाइना की रीजनल प्राइमेसी को बढ़ाने की बात हो रही है। और इंडिया, क्योंकि ऑल्दो इट्स अ स्मॉलर इकोनॉमी देन चाइना, लेकिन क्योंकि अब चाइना को डायरेक्ट काउंटर कर रहा है तो चाइना इसलिए भी इंडिया के अगेंस्ट और ज़्यादा जा रहा है। ठीक है जी, जो अभी मिलिट्री जो भी मुद्दे हुए हैं ये कहीं ना कहीं उसी का एक एग्जाम्पल है। अब देयर वाज वन मोर आर्टिकल इन अ डिफरेंट न्यूज़पेपर व्हिच सेड कि मान लीजिए कि चाइना जो है इंडिया के कुछ रीजन्स को ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो चाइना जो है, चाइना डजंट हैव टू गो बैक फ्रॉम दोज रीजन जस्ट बिकॉज इंडिया इज फीलिंग आउटरीच कि चाइना को नहीं करना चाहिए था। चाइना इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इंडिया थिंक्स, रादर चाइना के जो भी टैक्टिक्स हैं, जो भी वो काम कर रहा है वो इस हिसाब से कर रहा है कि उनकी सुप्रीमेसी बने। जैसे कि आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे विच सेड कि क्योंकि आर्टिकल 370 में लद्दाख को एक डिफरेंट जगह का दर्जा दे दिया गया, या अगर आपने चाइनीज़ गालवन वैली के मुद्दे को बहुत ध्यान से असेस किया है तो ये भी एक चीज़ थी कि DSDBO रोड भी इसका एक रीज़न हो सकता है। लेकिन ये पर्टिकुलर आर्टिकल कहता है कि ना आर्टिकल 370 ना DSDBO रोड, इन मुद्दों से चाइना को अग्रेशन नहीं आ रहा है, रादर चाइना चाहता है कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए ताकि अगली बार अगर
इन जो भी ऐसे मुद्दे हैं, जो भी ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स है, वहाँ पे अगली बार इंडिया कोई रोड बिल्ड करना चाहे या अपनी फौज भेजना चाहे तो इंडिया शुड थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, ठीक है, कि इंडिया शुड रियलाइज कि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि किस तरह से इंडिया को काम करना चाहिए चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। सी, आर्टिकल कहता है कि जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है ना, यहाँ पे चाइनीज शिप्स को कहीं ना कहीं हमें काउंटर करना चाहिए, सो दैट क्या हो, चाइना अपनी पोस्ट को छोड़ के, चाइना की जो पैसिफिक में शिप्स हैं वहाँ चाइना छोड़ के इन इंडियन रीजन्स में, इंडियन ओशन रीजन्स में आए, सो दैट जो उनके चाइना के अपने रीजन्स हैं वो अनगार्डेड हो। लेकिन इसमें एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है कि उन्होंने सोल्यूशन तो बता दिया पर मैकेनिज्म नहीं बताया कि किस तरह से ये अचीव किया जा सकता है। एक और चीज़ इस आर्टिकल में कहते हैं, जो ग्वादार पोर्ट है या जो जिबूती बेस है जहाँ पे चाइना काम कर रहा है, इस पूरे वर्क इन प्रोग्रेस को रिटार्ड कर सकता है इंडिया। लेकिन अगेन द मैकेनिज्म इज मिसिंग कि हाउ टू डू सो। अगेन जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज आपने बहुत बार सुनी होगी, क्वाड ग्रुप से एसोसिएटेड है, तो इंडिया कहीं ना कहीं क्वाड ग्रुप की एक्सरसाइजेस बढ़ा सकता है। इट बेसिकली सेंड द स्ट्रेटेजिक मैसेज टू चाइना कि इंडिया कहीं ना कहीं अकेला नहीं है, इट हैज़ द एसोसिएशन विद डिफरेंट पावर्स लाइक यूएस, ठीक है जी। ऑल्सो 5 आइज नेटवर्क को इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए। 5 आइज नेटवर्क क्या है, कुछ कंट्रीज हैं इंपॉर्टेंट वंस जो कि कहीं ना कहीं अपनी इंटेल शेयर करती हैं, तो कहीं ना कहीं इस इंटेल को शेयर करने के प्रोसेस में इंडिया अब तक नहीं था, लेकिन अब क्योंकि चाइनीज इन्फ्लुएंस की बात है तो इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए। ऑल्सो इंडिया को अपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स भी यूएस, ईयू और ताइवान के साथ बढ़ाने चाहिए, ताकि एनीबडी हुज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो चाइना के काउंटर में इंडिया की हेल्प कर सके, इंडिया के उनसे बहुत अच्छे रिलेशंस, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस प्लस इकोनॉमिक रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा हों, ठीक है। तो ये जो आखिरी दो हैं इनके मैकेनिज्म स्टिल थोड़े क्लियर है। द इनिशियल वंस वील स्टिल हैव टू वर्क ऑन द मैकेनिज्म जो इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं एजेंडा क्या होना चाहिए इंडिया का, नॉट ओनली ऑन द मिलिट्री सोल्यूशंस बट अपने पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सोल्यूशंस या मैसेजिंग को भी सही तरह से चाइना को काउंटर करना जरूरी है, ठीक है जी। चलिए अगली चीज पे आते हैं। जैसा कि मैं कह रही थी कि आईसीएमआर न्यूज में था कि आईसीएमआर जो है कोशिश करेगी कोविड-19 की वैक्सीन 15 अगस्त तक देने की, ठीक है। लेकिन क्या ये फीजिबल है? ब्यूरोक्रेसी ने तो कह दिया फीजिबल है, पर क्या इसने उसके बीच की टेक्निकलिटीज को समझने की बात की? रादर देयर वाज अ लेटर, जिस लेटर में एडवाइस किया गया था हॉस्पिटल को कि जो भी आपको अप्रूवल चाहिए उनको फास्ट ट्रैक किया जाए, ठीक है। और again this is something which bureaucracy has always done according to this article, कि उन्होंने सिर्फ पेपर वर्क पे ध्यान दिया एंड इस पूरे मुद्दे की गहराई को, टेक्निकलिटीज को, मेडिसिन या साइंस को उन्होंने नहीं समझा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी क्या कह रही है भाई, हमारा इस लेटर से एजेंडा क्या था कि रेड टेप ना हो, फाइल्स फंसे ना, काम आगे बढ़े। अब इस पे मेडिकल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल कि इतनी जल्दी वैक्सीन लॉन्च हो जाए। अगर आप इतनी जल्दी वैक्सीन लॉन्च कर रहे हैं इसका मतलब है आपने क्लिनिकल ट्रायल्स अच्छे से नहीं किए, ठीक है। ऑल्सो आपने इस पूरे प्रोसेस के लिए जो हॉस्पिटल्स चुने, जो फैसिलिटीज़ चुनी, ठीक है, उसका क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑल्सो अगर आप वर्ल्ड वाइड देखो तो ये मेडिसिन आने की बात 2021 से पहले तो है ही नहीं, और वो भी तब जब मैक्सिमम एक्सटेंट तक जो है आपकी टाइमलाइंस को श्रिंक किया जाए, सभी प्रोसेस को जल्दी किया जाए। 2-3 महीने में ऐसी मेडिसिन निकालना शुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और एक्सपर्ट कह रहे हैं कितना ही मुश्किल है, मान लीजिए एक मेडिसिन आ जाए और उसको विदाउट प्रॉपर ट्रायल्स आपने जनरल पॉपुलेशन को सिर्फ वैक्सीनेट कर दिया, तो बिना उनकी सेफ्टी इंश्योर किए, तो ये जो मेजर आपका प्रोडक्टिव होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली उल्टा हो जाएगा, इट विल बी मोर काउंटर प्रोडक्टिव। इसीलिए इस बात को ध्यान रखने के लिए कहा गया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि साइंस और डेटा को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए जब आप कोविड की मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ना कि पॉलिटिकल डेडलाइंस या फिर ब्यूरोक्रेसी के कुछ पर्टिकुलर मुद्दों को, ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल था। इट सेड कि आप जब फ्यूल टैक्सेस बढ़ाते हो और सब्सिडीज कम कर देते हो, लॉन्ग टर्म में गुड पॉलिसी है। कैसे? इसके ना उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए। सबसे पहली चीज़ कह रहे हैं कि अभी जो हुआ कि बहुत सिंपल सी बात हुई, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस ने ना हमेशा से डीजल को सब्सिडाइज किया है, क्योंकि पॉलिटिशियंस ने हमेशा कहा है कि फार्मर्स को ज़रूरत थी अपने खेती में डीजल में पंप्स के लिए, तो आपको उन्हें सब्सिडाइज करना चाहिए। लेकिन इससे क्या हुआ, जब आपने डीजल को सब्सिडाइज किया, ठीक है, तो हुआ क्या कि एक जो कार्स हैं, ठीक है,
वो पेट्रोल से डीजल की तरफ शिफ्ट होगी क्योंकि डीजल सब्सिडाइज था, ठीक है। ऑल्सो अब जब आपने क्या किया कि आपने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए, तो ये आपने डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए या आपने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए, इससे एक चीज़ समझने वाली क्या है कि इंडिया में अभी भी जो ये पेट्रोल है स्टिल चीपर देन अदर इकोनॉमीज है। और अब जब आपने इस पर टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, ठीक है, तो इतने टैक्सेस बढ़ रहे हैं कि जीडीपी का 1% आपको वैल्यू उससे मिल सकती है। तो ये भी चीज़ समझने वाली है। रादर एक और बहुत अच्छी चीज़ कह रहे हैं कि कभी भी ये सब्सिडीज की बात होती है तो इवेंचुअली शिफ्ट होता है एनर्जी कंजम्पशन। कैसे? वो कह रहे हैं कि जैसे इनिशियली आपने सब्सिडाइज किया था केरोसिन को, रीजन क्या था कि हरिकेन में जब आपको लैंटर्न्स की जरूरत थी, है ना, उस समय पे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो आप केरोसिन यूज करते थे लैंटर्न्स को जलाने के लिए। इवेंचुअली क्या हुआ, जब केरोसिन सब्सिडी को कम किया गया तो आपने डीजल पेट्रोल पे ध्यान दे दिया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यू गॉट शिफ्टेड टू एक्सपेंसिव डीजल कार्ड्स। इवेंचुअली क्या हुआ, केरोसिन की सब्सिडी हटा दी गई और अब एलपीजी पे सब्सिडी देने लग गए। अब क्या हो रहा है, जनता जो है एलपीजी से अगले लेवल पे जा रही है, अब वो पाइप नेचुरल गैस पे आ रही है। तो जब जब सब्सिडी शिफ्ट होगी, राइट, देयर ऑलवेज बी अ शिफ्ट टूवर्ड्स अ डिफरेंट एनर्जी कंजम्पशन। मान लो कि अब अगर पेट्रोल या डीजल महंगा हो जाए तो अब इवेंचुअली क्या होगा, कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिक कार्स पे आना शुरू कर दोगे। दैट्स अ सेपरेट इशू कि अभी इसका मैकेनिज्म या इंफ्रा बहुत ज़्यादा नहीं है इंडिया पे, तो शिफ्ट भी एक दिन में नहीं हो रहा है, राइट। इवेंचुअली जैसे जैसे कोई एक फॉर्म ऑफ सब्सिडाइज चीज़ महंगी होगी, यू विल ऑलवेज शिफ्ट टू अ डिफरेंट एनर्जी कंजम्पशन। केरोसिन पे बंद हुआ तो आप एलपीजी पे शिफ्ट हो गए, एलपीजी में कैश ट्रांसफर्स इवेंचुअली जैसे जैसे बंद होंगे आप पाइप नेचुरल गैस पे चले जाओगे। तो जब भी सब्सिडी कैंसिल होंगी, हमेशा ही आप एक डिफरेंट एनर्जी कंजम्पशन की तरफ जाओगे। और आज जो ये पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, इससे शिफ्ट हमेशा ही सोलर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक कार्स पे आएगा, ठीक है जी, विच इज अगेन ऑब्वियसली गुड फॉर द एनवायरमेंट। अगले आर्टिकल पे आते हैं। प्राइवेटाइजेशन की बात है कि जो पैसेंजर ट्रेन है उनमें कहीं ना कहीं आप प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहते हो, ठीक है। और ये जो प्राइवेट सेक्टर आएगा इवेंचुअली 35 साल तक इनके पास राइट्स होंगे और जो भी रेलवे का इंफ्रा यूज करेगा उसके लिए रेलवे को पे करेगा, प्लस जो भी रेवेन्यू होगा उसका भी रेलवे को पार्ट दिया जाएगा। दिस इज व्हाट हैज बीन स्पोकन अबाउट, जो कि बिबेक डेब्रॉय कमेटी है। नाउ रेलवे को बेसिक इश्यूज क्या आते हैं, बहुत ना सिंपल सी बात है कि रेलवे जो है ना सभी को सब्सिडी दे रही है। रेलवे को जो भी फ्रीड से पैसा आ रहा है ना, वो जो रेलवे है वो पैसेंजर्स को उनमें सब्सिडी दे देती है। अब होता क्या है कि जो ये सब्सिडी दी जा रही है इससे रेलवे के फाइनेंसेस पे तो फर्क पड़ ही रहा है। ये जो सब्सिडाइज पैसा था ये आप यूज कर सकते थे रेलवे के एसेट्स को बढ़ाने के लिए, इंफ्रा को बढ़ाने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, इंफ्रा को वैसे का वैसा रहने दिया और वो सब्सिडी दे दी पैसेंजर्स को। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, रेलवे का इंफ्रा अपग्रेड नहीं हो पाया। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन की बात है, सो दैट कहीं ना कहीं रेलवे के इंटरेस्ट और कस्टमर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस किया जा सके। अब प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, सर्विसेज बेटर होंगी और रेलवे के पास अब कुछ रिसोर्सेज बचेंगे ताकि वो अपने इंफ्रा पे जा सके। तो रेलवे को क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज रेलवे को ना एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग लेनी चाहिए। एक्रूअल सिस्टम का मतलब क्या है, जब भी डिमांड आई उसी समय पेमेंट हो गया। ऐसा क्या होता है, बिल पेंडिंग होता है और बजटरी सपोर्ट में बिल बढ़ता जाता है। एंड वेरी क्लियर डिविजन कि क्या प्राइवेटाइज्ड कंपनीज के अंदर आएगा और क्या रेलवे एज अ सरकारी कंपनी के अंडर आएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे का अपना एक रेगुलेटर हो जिसका बेसिक एजेंडा रेलवे की ही इंप्रूवमेंट हो, सो दैट इंडिया कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है इस तरह की रेलवेज की चेंज के लिए कि प्राइवेटाइजेशन उसमें और ज़्यादा आए। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जो भी आपका इंफ्रा का टॉपिक है पेपर 3 में, उसके लिए पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कुड द वायरस बी एयरबॉर्न, ना बहुत सिंपल सी चीज़ है। वो कह रहे हैं ये जो कोविड-19 है ये ड्रॉपलेट्स से आगे बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल यू स्नीज, यू कॉफ, तो जो आपकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उनसे ये आगे बढ़ता है। अब ड्रॉपलेट्स के साइज की बात कर रहे हैं, ऐसी ड्रॉपलेट्स जिनका कि डायमीटर 5 से 10 माइक्रोन है, एक उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी ड्रॉपलेट्स जो कि स्मॉलर देन 5 माइक्रोन है डायमीटर है, जो 5 से 10 माइक्रोन की साइज की हैं उनको रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट कहते हैं।
और लेस देन 5 वालों को ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहते हैं। अब WHO के हिसाब से ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है जिनका साइज 5 से 10 माइक्रॉन्स है, सिर्फ इसी से ही अभी तक हमें पता था कि कोविड-19 फैल रहा है। बट एक रीसेंट स्टडी आई है जो कह रहा है इस ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं तो ये ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं लॉन्गर डिस्टेंसेस और एयर में बहुत समय तक रह सकते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो कोविड-19 है ये एयरबॉर्न हो जाता है। लेकिन WHO ने अभी तक क्या कहा हुआ है, क्या ये हमें कुछ नया पता लगा है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के बारे में? WHO कह रहा है कि जो नॉर्मल ट्रांसमिशन है ये हमेशा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही होता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में, फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट्स के बीच में, फॉर एग्जांपल नेबुलाइज ट्रीटमेंट्स हो, ओपन सक्शनिंग हो, कुछ मेडिकल प्रोसेस के बीच में, यस इट कैन बी ट्रांसफर्ड वाया दिस ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एज वेल। तो WHO कह रहा है कि जो आप ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के बारे में कह रहे हैं वो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में सही है, नॉट ऑल द टाइम। तो WHO कहता है कि जो भी साइंटिस्ट की इनिशियल फाइंडिंग है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई उसको सही से समझना ज़रूरी है बिफोर WHO कैन कम अप विद अ बेसिक गाइडलाइंस कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आज का आखिरी आर्टिकल है कि बहुत से ऐसे लॉज, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट्स, CRPC, इनको कहीं ना कहीं हमेशा से सजेस्ट किया गया है इनको रिफॉर्म किया जाए, बट अभी तक कॉम्प्रिहेंसिवली रिफॉर्म नहीं किया गया था। अब एक कमिटी बनाई गई है जिन्होंने कहा है कि भाई एब्सोल्युटली ओवरहॉल का रिफॉर्म करना ज़रूरी है। अब मुद्दे क्या हैं, क्यों रिफॉर्म करना ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़, ये चीज़ें जो है 19th सेंचुरी में बनी थी, तो कॉलोनियलिज्म के शिकार थे हम तब, तो इनमें कॉलोनियल आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं। ऑल्दो कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, कुछ जुडिशरी की चीज़ें आई हैं जिससे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी जो प्रेजेंट सिनारियो है कुछ चीज़ें उनको रिफ्लेक्ट नहीं करती। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी रिसेंटली हमने होमोसेक्सुअलिटी और अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया, जो ये होमोसेक्सुअलिटी वाला मुद्दा है, इस पे हमेशा ही डिबेट रही है कि क्या ये पहले हो जाना चाहिए था या लेट हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो करंट रियलिटीज़ हैं उनसे एसोसिएटेड लॉज जो हैं वो बदलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे होमोसेक्सुअलिटी पे लॉ बदला है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी इक्वालिटी की बात करता है, बट हमारा सेडिशन लॉ इज़ देयर। तो क्या सेडिशन लॉ सही है, सही या गलत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस के साथ जोड़ा जा सके। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो होने चाहिए थे जो है नहीं, जो साइबर सिक्योरिटी के टेक्निकल ऑफेंसेस हैं बहुत ही लेट आ रहे हैं, अभी भी इनमें चेंजेस हो रहे हैं। कुछ सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, अगेन कुछ एक्सेसिव पॉलिसिंग है, ठीक है, पॉलिसिंग एज एन, अभी फॉर एग्जांपल हमने पहले डिस्कस किया था कि लोग कस्टडी में दे डाए, तो उससे रिलेटेड जजमेंट्स हैं, देयर हैज टू बी सर्टेन लॉज। तो कहीं ना कहीं रादर देन पॉइंटिंग आउट टू अ स्पेसिफिक लॉ, दिस आर्टिकल सेज कि इन जनरल लॉज का ओवरहॉल होना चाहिए ताकि वो कहीं ना कहीं करंट रियलिटीज़ को, जो करंट राइट्स हैं सिटीजन्स के, जो करंट मुद्दे हैं स्टेट्स के, उनको एड्रेस करें। ठीक है जी, तो आई होप आपको क्लैरिटी से समझ में आ गई चीज़ें। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे। ओके दोस्तों, बाय बाय।